मोहताज नहीं है, और ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का दर्शक फाउंडेशन की ओर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को उनसे मिलाने जा रहा हूं। कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप मुंबई क्यों आए, क्यों आपका इंक्लिनेशन मुंबई की ओर था, क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी आपके पीछे कि आपको मुंबई आना था और मतलब बाकी चीजें। तो आज मैं आपको अपनी एक इंस्पिरेशन से मिलाने वाला हूँ, एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाला हूँ जो कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक अपनी क्लास के मॉनिटर रहे। पॉलिटिक्स में इतना गहरा इंटरेस्ट था कि पहले पार्षद के चुनाव जो होते थे उसके अंदर लड़े। देन ही फाइंड कि यहाँ जिंदगी मतलब इतनी ठीक से नहीं जा रही है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण वो मुंबई मूव किए। वहां एज अ प्रोफेशनल लॉयर वन ऑफ द बेस्ट लॉयर ऑफ मुंबई बने। पूरे मुंबई में अपना कीर्तिमान सिद्ध करने के बाद अपने सपने वापस पूरे करने आए। मैं आज उनसे मिलाने जा रहा हूँ जो कि मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं बचपन से उनकी कहानियां सुनते रहूंगा। जो धौलपुर राजस्थान के एक्स एमएलए भी रहे, एक्स स्टेट मिनिस्टर भी रहे, और राइट नाउ ही इज इन कांग्रेस पार्टी, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। तो मैं मिलाने जाऊंगा मेरे अंकल से, जिनका नाम है अब्दुल सगीर अंकल। तो नमस्ते अंकल, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे साथ रॉबिन मंडल सर हैं जो आईआईटी मुंबई से बीटेक हैं, और सौरभ संतोष सर हैं जो आईआईटी जोधपुर से बीटेक हैं। तो हम तीनों ही पथ प्रदर्शक फाउंडेशन की ओर से, इवन मैं सर लोगों को भी आपके कई इंस्पिरेशनल बातें बताता रहता था जो आप मुझे बचपन में बोलते थे। तो आई वांट कि आज वो पूरी दुनिया जाने, वो जाने कि क्या है मेरे मोटिवेशन का राज। और मैं आपसे अंकल, आप थोड़ा सा हमारे बच्चों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, और फिर अपन लोग इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने मेरा स्नेह ग्रामी मेरा नाम बताया, वो नाम अब्दुल सगीर, वालिद का नाम अब्दुल हफीज, और मैं एक नॉन मिडिल क्लास फैमिली में मेरी पैदाइश हुई, और मेरी परवरिश बड़ी ऐसी विषम परिस्थितियों में हुई जहां मैं ये नहीं कह सकता कि सारी सुविधाएं मिली थी। मैं ईश्वर की कृपा से, उसकी अनुकंपा से, मैं खुद सेल्फ मेड पर्सन हूँ। अब आश्चर्य के तीसरी चौथी क्लास से ही मैं अपने कोलीग्स को पढ़ाता था। क्लास में भी कई बार मेरे गुरुजी मुझे मौका देते थे कि आप प्रीफेक्ट हैं, आप पढ़ाइए, हम बैठ के देख सुनते हैं। तो मैंने सेकेंडरी तक इस तरह से मेरी क्लास के खुद के विद्यार्थियों को, हमारे जो शिफ्ट इंचार्ज हुआ करते थे, मेरी ड्यूटी लगाते थे, मैं उन्हें पढ़ा। दिल में एक ही आरज़ू थी कि भाई हम किसी तरह से तालीम हासिल करें, और तालीम हासिल करने के बाद जितनी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं प्रोग्रेस करें। और इसी बीच में मुझे लोग कहते थे कि इंग्लिश, अंग्रेजी बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो मुझे इसको चुनौती के रूप में लिया। और मैं तीसरी चौथी क्लास में से ही जो शुरू हो जाती थी, बेसिकली हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद मैंने 10th स्टैंडर्ड से अपना इंग्लिश मीडियम लेता था। किताबें अवेलेबल नहीं थी इंग्लिश में, लेक्चरर्स और कहते थे कि भाई किताबें इंग्लिश में नहीं, आप कैसे लिखेंगे। चैलेंज में लिया, और 10th में मैंने इंग्लिश मीडियम लेके 10th 11th पास किया। ग्रेजुएशन में फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर ली, और आपके पिताश्री मेरे बहुत ही अजीज मित्र, और तीसरी क्लास से वो मेरे साथ पढ़े। तो मैंने ये मैंने सीखा अपने जीवन में कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें, डिटर्मिनेशन हो, तो जो आपके जिंदगी में अभाव है, जिसे आप पॉवर्टी कहते हैं, जिसे आप गरीबी कहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखती। आपके चट्टान जैसे अगर इरादे हैं, इतनी अपनी ये तरह से चुनौती के रूप में आप लेते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती आपके सामने कोई चुनौती नहीं। तो मैं क्या करता था, जब मुझे अंग्रेजी सीखने का बहुत बड़ा शौक था और हिंदी मीडियम में पढ़ता था, मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया। तो मैं अकेला होता था तो आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता था।
मैं कभी घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, पेड़ को अपना मित्र समझ के उससे अंग्रेजी में बात करता था। तो शुरू शुरू में लगता है किसी और के सामने बोलोगे तो गलती निकालेगा। मैं अगर फ्लुएंटली बोल रहा हूँ तो मुझे लगता था कि मैं अपनी बात को पेड़ से करूंगा तो पेड़ मेरी गलती नहीं निकालेगा, लेकिन मैं जानता था कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की। 9वीं क्लास से मैंने विद्यार्थियों को अंग्रेजी का ट्यूशन दिया और मैंने छात्र जीवन में राजनीति भी करते हुए विद्यार्थी जीवन को भी अपनाते हुए मैंने लॉ कर लिया। और धौलपुर शहर के अंदर लोग जब मुझसे इंटरेक्ट करते थे, जितने बड़े उम्र के लोग, वो मुझे ये कहते थे, अरे यार तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो धौलपुर, यू आर नॉट मेड फॉर धौलपुर, यू शुड बी ईदर इन Jaipur, Delhi, Mumbai, metropolitan city. You are a genius, you are a talented man. Why don't you go to Mumbai? लेकिन इस तरह का मौका नहीं मिला। मेरे एक अजीज दोस्त थे, मित्र थे, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध थे। उनकी माँ मुझे बच्चे की तरह से मानती थी, उन्होंने मौका दिया कि तुम बॉम्बे आओ। और सारे लोग मुझे कहते थे कि यार तुम यहाँ धौलपुर में अपनी टैलेंट खराब करो, तो मैं बॉम्बे गया। खुशकिस्मती है मेरी, खुश नसीबी है कि मेरा इत्तेफाक, मेरा मिलना दिलीप कुमार जो हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत हैं, आज वो 98 ईयर्स ओल्ड हैं, आज वो पहचान नहीं पाते, लेकिन वो उनका आशीर्वाद मिला। और वो जमाने में मैं एक कंपनी में था, तो एक्ट के 138 के बहुत सारे केसेस, करीब 115 केसेस दिलीप कुमार जी पे लगे हुए, और उन 115 केसेस को वहीं से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्न आया। मैंने इतना ऐसे मैनेज किया कि उनको कभी भी एक बार भी फिजिकल अपीयरेंस लीगल कोर्ट में नहीं जाना पड़ा। उसके लिए मुझे बहुत अध्ययन करना पड़ा, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। मेरा जिंदगी का भी सबसे बड़ा अचीवमेंट, अगर आज मैं किसी वकील को, सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी बोलूं, मेरे कितने ही वकीलों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में ब्रीफ किया, जिसमें से हरीश साल्वे जी भी एक हैं, जिनके वालिदे मरहूम दिलीप साहब के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते। जब उनको मैंने सारी कहानी बताई कि दिलीप साहब के कैसे केसेस थे, तो उन्होंने दिलीप साहब को फोन करके कहा कि दिलीप साहब, you are fortunate enough to have a lawyer like Sagir, otherwise your life would have been miserable. अगर मैं जज होता तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में तुम्हें अपने कोर्ट में एक बार तो बुलाता ही बुलाता कि भाई दिलीप कुमार कौन है। तो इस तरह का हमने दिलीप कुमार जी के आशीर्वाद हमें मिला, वहां बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के केस लड़े। तो मैं तो बच्चों को यही बात कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा याद रखें कि जब आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपका फर्म डिटर्मिनेशन है, और आपका अगर जुनून है, और वो जुनून अगर आपने पैदा कर लिया कुछ भी करने का जिंदगी में, मैं ये मानता हूँ कि उस मिशन को, उस टारगेट को आप निश्चित रूप से हासिल कर। ये बहुत बड़ी बात तो है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन मैं बच्चों को बताता हूँ, और सर आप खुद सोच सकते हैं कि डिटर्मिनेशन कितनी बड़ी चीज थी अंकल में, कि रास्ते में जाके पेड़ों से बात करना, कोई सोर्स नहीं है तब भी सोर्स निकालना। आजकल के बच्चों, आप लोगों के पास तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं चीजों को सीखने के लिए, बड़े से बड़े लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फिर भी एक चीज की कमी है जो है जीव। आज मैं आपको जिनसे मिला रहा हूँ उनके अंदर एक ही चीज थी, जो है कुछ कर गुजरने का जज्बा, और वो जज्बा आपको कहां तक लेके आता है आपको पता चला। तो रॉबिन सर, सौरभ सर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से? हाँ सर मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है सर। जैसा आपने बताया आपका अपब्रिंगिंग बहुत ही बिलो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हुआ, तो हम लोग का जो फाउंडेशन है वो भी जो है बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए काम करता है मेनली। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि उनको किस तरीके से अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को देखना चाहिए, और किस तरीके से वहां से मोटिवेशन निकालना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ कर जाना है, और उसको करने के लिए क्या आप उनको सजेशन दोगे? क्योंकि मैं अगर पहला सजेशन दूं जो बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी हो सकता है, कि आप हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी को पढ़ें। अगर आपने उनकी जिंदगी को पढ़ा है कि वो
किस निम्न परिवार से उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की। उनके पास अध्ययन करने के लिए, उनके उस जमाने में लाइट भी नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उनकी माँ लाइटन जो अपने जला के, पुराने जमाने में जो होती थी लैंटर्न, उसे जला के और मिट्टी का तेल बचा के रखती थी कि ये एपीजे अब्दुल कलाम को रात को वो लेट आवर्स तक पढ़ेंगे, उनके काम आए। तो गरीबी, या हम कहते हैं कि जैसे अभाव है जीवन में, या हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हम ये सारी एक्सक्यूजेस लेते हैं कि देखिए भैया हम तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े। मैं आपको कह रहा हूँ बड़े यकीन के साथ, तो मुझे जब मैं पढ़ता था लिटरेचर भी, मैंने जब मैं करता था सेंट जॉन्स जैसे कॉलेज में आगरा में पढ़ा, तो वो लोग ये कहते थे कि तुम किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो, पब्लिक स्कूल से पढ़े हो। मैंने प्योरली हिंदी मीडियम स्कूल में ही अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि हमें दून में जाना चाहिए, हम उस स्कूल में पढ़े, वो सबसे बड़ा शेरवुड स्कूल है, हम वहां के पढ़े हुए। कुछ मेरी तो अपनी बच्ची को भी, मेरे घर में भी मैंने ये कहा कि तुम्हारे अंदर ये संस्कार होने चाहिए कि हमें अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उस स्कूल में कैसी मिट्टी का बना है, कितनी सुविधाएं हैं, गार्डन है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है। हमारे जमाने में तो ये कुछ भी नहीं था, और हम इतने माशाल्लाह जाके लीगल प्रोफेशन में बहुत बड़े कामयाब हुए, और उसके बाद पॉलिटिक्स में हम पहले चुनाव में ही आके एमएलए बन गए 15 दिन। लोगों ने हमारी भाषण शैली को पसंद किया, हमारा पुराना जो इतिहास था विद्यार्थी जीवन का उसको पसंद किया। और यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है धौलपुर, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान मोहब्बत से रहते हैं, और उस मोहब्बत का नतीजा ये निकला कि मात्र 14% माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, और 14% के बावजूद हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से यहाँ के नागरिकों ने, मतदाताओं ने मुझे विधायक बनाया। मैं विधायक बना और वसुंधरा जी की कृपा से बना और भारतीय जनता पार्टी से बना, और उसके बाद भी फिर दूसरा भी चुनाव लड़ा, उससे ज्यादा वोट आए, बदकिस्मती से मैं चुनाव हारा। तुरंत में मुझे राज्य मंत्री बनाया गया, बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है, आप एक प्रोडक्ट हैं, आप अपने जीवन में अपनी खूबियों पर पॉलिश करते रहिए, चमकाते रहिए। आप रफ डायमंड हैं, और जिस तरीके से आप पॉलिश करते रहेंगे तुम्हारी चमक दूर दूर तक फैलेगी, और घर बैठकर ही तुम्हारे पास पार्टियों के भी ऑफर आएंगे कि आप हमारी पार्टी से लड़ लें, हमारी पार्टी के आप ये पद स्वीकार कर लें। और मैं आपको ये बहुत फ्रेंकली कहना चाह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये शेयर की कि आप ये देखें कि अगर इंसान के अंदर टैलेंट है, जीनियस है, वो उसमें खूबियां हैं, वो खूबियां नजर आएंगी। अब मैं आपको सुमित का उदाहरण देता हूँ। ये मेरे दोस्त का, मित्र का बच्चा है, इसे कविताओं का शौक था। मैं भी गाने लिखता था, मैं कविताएं भी लिखता हूँ, मैं शायरी भी करता हूँ, मैंने लेखन भी किया, मैंने जर्नलिज्म भी किया। और मैं इसको इंग्लिश में उस जमाने में अगर कोई कहे तो मैं जब 10वीं क्लास में था, मैंने एक गीत का आविष्कार किया, वो गीत मैंने इनको कई बार सुनाया है। तो ये सारी चीजें आप अपने आप मैं चाहूंगा आज हमारे बच्चों को भी आप वाला गीत सुनाएं जो मेरे को बचपन में सुनाते थे, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, उसका इंग्लिश वर्जन। ये गीत मैंने रचा और मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया गया जब मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी था। मैं नहीं जानता कि वो कितना सही और कितना अच्छी तरीके से लिखा गया, लेकिन उसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। और वो ये चंद पंक्तियां मैं सुनाऊंगा वो आपके सामने। I feel shy to say this and how to say. I feel shy to say this and how to say in this way. My love is story. My love is story of my needy, of my dandy. I see identity. I feel shy to say this and how to say this way. I love is story. I love is इस तरह की मैंने
उस गाने में रचना की। मैं विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाता, वो उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा साहब अभी हम आपको एक गाना देते हैं, उसको लिखिए। और वो गाना ये था कि आपको Oh dear honey, life is no life without you. Life is no life without you, dear honey. In the dreamy street, flowers and birds don't agree. No charm in life without you. Life is no life without you, oh dear honey. तो ने ये तुरंत दिया, मैंने वही टेबल पर लिखकर धुन बनाकर। इसमें विशेषता ये हुआ करती थी कि हिंदी का गाना है, हिंदी की धुन है, और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन करके और वही धुन में। तो आपको लगे कि भाई ये गाना तुम इंग्लिश में सुन के मालूम पड़ जाएगा, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना साथी रे। तो ये मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं इंग्लिश के ट्यूशन लेता था। और मैंने ये तहिया किया कि मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरा परिवार भले मेरे ऊपर मेरी फीस भर पाए नहीं भर पाए, मैं खुद इतना कमा लेता था कि मैं अपने अच्छे से अपनी फीसें भरता था, किताबें खरीदता था, सारी चीजें मैं खुद उस उम्र से करके मैंने लॉ करके सारा ये किया। और ये मैंने वो किया क्या करें, इंसान को लोग स्ट्रगल होता है, चुनौतियां होती हैं, उठानी पड़ती है, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। और वही इंसान कामयाबी उनको मिलती है जो जिंदगी में इन मुश्किलात से होके गुजरते हैं, उनको वो सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, और वे निश्चित रूप से इतने मनोबल उनका इतना मजबूत हो जाता है, उनका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत हो जाता है, तो वो किसी भी परिस्थितियों में कभी भी डरते नहीं। और एक ही चीज हमेशा रखें, आप किसी भी धर्म के मानने वालों, ईश्वर है, ईश्वर पर विश्वास करो कि भाई मेरी आत्मा से किसी को ना धोखा दूंगा, ना मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, ऊपर वाला मेरी मदद करेगा। तो निश्चित रूप से आपका अच्छा टाइम आएगा और आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। जो भी आपका सपना होगा वो साकार होगा, और वो कहीं भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं कोई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं, मैंने भी ये सारी चीजें कि भाई लोगों की जितना आप पढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, एक बार ओबामा हिंदुस्तान आए और उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में कहा, संबोधित करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि एटॉमिक नॉलेज इज एन एटॉमिक बॉम्ब। तो ज्ञान ही से ही एटॉमिक बॉम्ब बना, न्यूक्लियर बॉम्ब बना, साइंस के सारी चीज के इजाद हुए। वो क्या चीज थी? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। और ये ज्ञान पुस्तकों में समाज से सीखते हो, पेड़ पौधों से सीखते हो, पंछियों से सीखते हो, प्रकृति से सीखते हो, सब जगह से आपको सीखने को मिलता है भारत में। तो मेरा आज भी शौक, मेरे मित्र एटर्नल, अगर मेरा कोई फ्रेंड्स हैं तो वो मेरी किताबें हैं, मेरी पुस्तकें हैं। एक तरफ मेरा टीवी चलता रहता है, दूसरी तरफ हाथ में मोबाइल होता है। मैं टीवी को म्यूट कर देता हूँ, वो हेडलाइंस देखता रहता हूँ, और मैं एक तरफ किताबें होती है, जब उससे बोर हो जाता हूँ तो फिर मैं शेर व शायरी लिखने लगता हूँ, कोई विचार आ गया तो चिंतन कर लेता हूँ। और मैं कभी भी धन दौलत के पीछे नहीं भागा। ईश्वर ने जो मुझे एजाज दिया, मुझे जो भी दौलत दी, शौहरत दी, जो कुछ दिया, उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि संतुष्ट ही परम सुख। आपको कहीं ना कहीं ये आपको अगर लगे रहोगे, फिर कौन से जीवन में जाके आप जीवन को जीना सीखो, आनंद लेना
तो मशीन नहीं हो, सिर्फ पैसे कमाते रहो, खर्चो नहीं। उस पैसे का क्या करोगे? पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ के वो ऊपर किसी ने कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। धन का हमने कभी लोभ नहीं किया। अगर हमें शौक है तो ज्ञान का है, जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतने शक्तिशाली। ये बहुत बड़ी बात की अंकल आपने, जो सारे बच्चों को समझनी चाहिए। कई बार मुझसे मुंबई में भी लोग पूछते हैं कि मैं इस चीज पे इतनी डिबेट क्यों नहीं करता हूँ, हिंदू मुस्लिम या बाकी चीज पे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरी अपब्रिंगिंग के अंदर ही मैंने देखा कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई जात पात, एक लगता था कि ये, मुझे बहुत समय तक यही नहीं पता था कि हम शायद ब्लड रिलेशन के अंदर नहीं है अंकल और पापा, तो दे आर लाइक लिविंग लाइक ब्रदर, साथ खाना साथ चलना। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जो मैंने अंकल से सीखी, और पूरी लाइफ पर किससे सुनता रहा हूं मैं घर पे। आप ब्राह्मण समाज से, राइट। मैं मुसलमान हूँ। जब हम तुम्हारे घर जाते थे, आपके दादाजी जीवित थे, मेरे पिताजी उनके साथ में काम किए हैं और इधर से, तो हमें वहां पर भोजन थाली सजी सजाएंगे, हम साथ में भोजन करें। और मैं जो आज हिंदुस्तान में जिस तरह की डिबेट हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी अपब्रिंगिंग धौलपुर में इस तरह की हुई। अगर हरिओम जी मंदिर जा रहे हैं, उनने परिक्रमा की तो मैंने भी परिक्रमा की, उनने घंटी बजाई तो मैंने भी घंटी बजाई। और ये एक दिन का नहीं, हम जा रहे हैं घूमने तो मंदिर पड़ गया, उनने मंदिर में ढोक दिया। हमने, हमारी आस्थाएं, हमारा मजहब, हम पहले, सबसे पहले हम इंसान हैं। आप उसका नाम कुछ भी रख दें, आप उसे रब्बुल आलमीन कहें, यानी पूरे आलमों का, पूरे संसारों को, जो अब प्लेनेट्स आ गए हैं कि भाई और भी संसार है, और भी जगह पानी है, और भी जगह जीव है। तो हमारे धर्म में तो ये है कि भाई रब्बुल आलमीन, और आपके धर्म में भी जब ईश्वर है तो ईश्वर पूरी कायनात का मालिक है, वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। वो केवल हिंदुओं का ईश्वर नहीं है, वो केवल ब्राह्मणों का ईश्वर नहीं है, वो सारे जहान के चरिंदों का, परिंदों का, मनुष्यों का, पशुओं का, सारे प्राणियों का, सारे जंतुओं का ईश्वर है मेरे यार। ये पेड़ पौधों की भी ये उसी की रचना है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब उस परम पिता परमेश्वर की औलाद हैं, संतान हैं। और हमें अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो मनुष्य हैं, वो उनकी सबकी सेवा इस भाव से करना चाहिए। तो हमारे परम पिता परमेश्वर की हम रिश्ते में भाई भाई हैं भाई। अगर आप ये ले लें कि आदम अलैहिस्सलाम, बीवी हव्वा, एडम एंड ईव, मनु और श्रद्धा, तो पहला पुरुष पहली स्त्री, पहला पुरुष पहली स्त्री, या आप तुम बाइबल में देख लें, कुरान में देख लें, तुम्हारे गीता में देख लें, तो हम सब आपस में ब्लड से रिलेटेड हैं। अगर तुम्हारी स्टोरी सही है तो फिर मैं तुम्हारे मनु श्रद्धा उस वंश का हूँ। अगर मेरे कहानी, मेरे धर्म की सही है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा, तो हम सब फिर भाई भाई। तो मैं अलग कोई ईश्वर ने नहीं बनाया है, चार ईश्वर नहीं है मेरे भाई, ईश्वर एक ही है। उसका नाम ईश्वर कह लो, उसका नाम रब्बुल आलमीन कह लो, उसको गॉड कह लो, उसको आप वाहे गुरु कह लो, कुछ भी कह लो। तो जिस वक्त ये तुम सच्चाई को एहसास करोगे और इस सच्चाई पे चलोगे, बिना लोगों को बांटे हुए, हिंदुस्तान सबसे अजीमुल शान मुल्क बनेगा, सबसे मजबूत मुल्क बनेगा, जहां हम लोग भाई भाई की तरह से रहते आए और रहेंगे। उस हमारे भ्रातृत्व को कोई तोड़ नहीं पाए। बिल्कुल और सही बात है इसीलिए सर। किसी शायर ने कहा कि हमको मिटा सके ये जमाना, जमाने में दम नहीं, हमसे खुद जमाना है, हम जमाने से नहीं। तो इस हिंदुस्तान की हस्ती, इस हिंदुस्तान की शख्सियत को सबने नमन किया है, नमस्कार किया है, वंदना। बिल्कुल सर, बहुत सही बोला सर आपने एकदम। Any more questions you would like to ask me? यस सर। हाँ बोलिए रवि सर। सर आपकी जो जर्नी है ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है,
और जैसा कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बताया कि उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया, जी ठीक है, जो इसमें आपने इतने सारे केसेस के लिए इतना अध्ययन किया, तो सर एज अ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाहूंगा सर, आपके स्टूडेंट लाइफ में भले ही आप पूरे टाइम तक बहुत ज्यादा प्रयासरत रहे, आपने पूरे टाइम जो जो परेशानियां झेली है वो तो कल्पना से भी परे है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में भी आपके क्या ऐसे कुछ टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इतना ज्यादा प्रोपेल किया? कोई एक ऐसी खास घटना जो सर आप हमारे साथ शेयर करें। मैं अगर मेरे पिताजी को ट्रिब्यूट ना दूं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे फादर। उनको उनके वालिद मरहूम ने और उनकी माँ ने थोड़ा सा पढ़ाया। उस जमाने में कोई सेकेंडरी हायर सेकेंडरी भी कर ले तो बहुत बड़ी बात थी, और बीए के बारे में तो कई आर्टिकल ऐसे कि बीए करने वाले की आंखें बड़ी होती होंगी, उसके बाल ऐसे होते होंगे, ये कहानी हमने पढ़ी है। तो यानी आप पूरे धौलपुर में तलाशोगे तो एक बैचलर ऑफ आर्ट्स एक उस जमाने। तो हमारे वालिद ने हमको मोटिवेट, उन्होंने कहा कि बेटा आप पढ़ो, और वो हमारे से कभी कभी बातें करते थे लाइक ए फ्रेंड। इतने एडवांस नहीं होते वो जमाने में, एडवांस से कहते कि बहुत जबरदस्त शिक्षित हैं, बहुत आप तालीम याफ्ता हैं और इस तरह की फैमिली हो, तब जाके ये इंस्पिरेशन मिलती है। मगर मेरे वालिद मरहूम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और उनके इंस्पिरेशन से मैंने ये तय किया कि मुझे यार रिक्शा नहीं चलाना, मुझे किसी फैक्ट्री में मजदूर बन के काम नहीं करना। एक स्थिति ऐसी आई कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटा हम बहुत हमारी पेंशन होने जा रही है, हम पर इतने खर्चे नहीं है। मैंने वालिद से बड़े आजिज़ी से कहा कि देखिए साहब, मुझे कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती, मैं आप नहीं दे सकते फीस कोई बात, लेकिन मैं पढ़ के तो उन्हें मुझ पे इतना फक्र और नाज था, और वो उनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं कितनी बार IAS इसकी तैयारी करने की बात जब करता था तो बेटा तुम कुछ भी तैयारी कर लो लेकिन पॉलिटिक्स मत छोड़ना, तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है, तुम मजबूत हो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लोग तुमसे प्रभावित हैं, ये सब छोड़ के आप जो है RAS RJS या IAS IPS मत करते रहो, कोशिश करो, लेकिन इसे मत छोड़ो। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा यार, हर एक तो परिवार वाले कहते हैं मेरा बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, लेकिन मेरे वालिद उल्टा कह रहे हैं कि यार तू सियासत मत छोड़ना। मैंने सियासत नहीं छोड़ी, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया कि जब मुझे लगा कि मेरे वालिद के, मेरी वालिदा गुजरती, वालिद ने कहा कि बेटा तू शादी कर लो। तो मेरे परिवार के हालत ऐसे थे कि मेरे भाइयों की नौकरी लग गई थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई कंट्रीब्यूट करे, ये कंट्रीब्यूट करे तब मेरी शादी हो। तब फिर मैंने सीरियसली सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, मेरा फ्यूचर धौलपुर में इतना सुरक्षित नहीं है, और राजनीति में कर रहा हूँ, मैं MLA नहीं बन पाऊंगा, मेरे पास पैसे भी बहुत जरूरी हैं, केवल और केवल मेरी मैं कर्मनिष्ठ हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ पार्टी का, मैं उस नाते में ये कोई टिकट देने वाला नहीं है। मालूम करेंगे कि भाई क्या सोचते हैं, तो मिला उसके आगे व्यवस्था नहीं है। तब फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं बॉम्बे चला, और बॉम्बे में मैं बॉम्बे को कभी नहीं भूल सकता। आज जो मैं हूँ मेरे ज्ञान की वजह से हूँ, इसकी वजह से हूँ, फादर की वजह से हूँ। अगर मैं बॉम्बे को क्रेडिट ना दूं बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज जो कुछ भी हूँ तो बॉम्बे ने, इस महानगरी ने मुझे बहुत कुछ दिया, नाम भी दिया, शोहरत, दौलत, और मेरे ऊपर दिलीप साहब का साया रहा। बड़े बड़े क्लाइंट्स की, आज भी मेरे 2 चैम्बर हैं, टेक हाउस करके एक जगह है, बिल्डिंग है, बिल्कुल हाई कोर्ट के करीब। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में एक काम किया, जब वहां 20-22 साल गुजारे तो सिर्फ वकालत, मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की। वहां से लौट कर आया, मुझे वापस ये मेरी सेकंड इनिंग है पॉलिटिक्स। 12 साल हो गए, बॉम्बे को छोड़ दिया, धौलपुर में हूँ और यहीं अपना जरिया माश मुहैया कर रहा हूँ। और मैंने उनको वादा किया था कि मेरी अब अर्थी आपके कंधों पर जाएगी। मैंने बॉम्बे की चमक को छोड़ दिया है,
हमने बॉम्बे छोड़ दी। दिल कई बार होता है कि यार क्या जमाना था बॉम्बे में, लेकिन अब मेरा चोली दामन का साथ है, धौलपुर की जनता के साथ सेवा करना, वही मेरा परिवार, वही मेरा परिवार है। और एक बच्ची है, मैंने शादी कर दी, मैं और मेरी पत्नी बहुत सुकून की जिंदगी यहाँ जी रहे हैं धौलपुर में, और लोगों का प्रेम मोहब्बत प्यार मुझे मिल रहा है भरपूर, यही मेरी दौलत। बहुत बढ़िया लगा सर आपका स्टोरी सुन के। मैं ये स्टोरीज और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है सर। मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, और मतलब बचपन से पापा जब कभी भी कुछ होता था तो अंकल का एक मोटिवेशन हमारे सामने लेकर रखते थे, बता देते कि कैसे वो कहाँ से जाकर और कहाँ तक पहुंचे हैं। तब जब अंकल मुंबई में थे तो पापा बोलते थे ऑक्सफोर्ड की, सर आप लोगों को शायद यकीन ना हो, पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के जो वर्ड्स थे वो अंकल ने रिमेम्बर कर लिए थे पूरे। When you will say ना कि आप ये सुनाई, हाँ you will come to know कि मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की जो अपनी इंग्लिश पे जो कमांड थी अंकल की, जो नॉलेज पे, जो सब्जेक्ट पे, वो वाकई में मतलब काबिले तारीफ थी। और सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज का बहुत कम होना था। उन कम रिसोर्सेज में भी इतना सब कुछ अचीव करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तो आज बच्चों को मैं उन्हीं मोटिवेशन से मिलाना चाहता था। मैं चाहता था कि जो एक मोटिवेशन मुझे हमेशा मेरी लाइफ में पुश करता रहा कि नहीं यार, रुका नहीं जाता, थमा नहीं जाता, कितनी भी परेशानी आए फिर से उठा जाता है, और किसी भी परिस्थिति में तुम बिल्कुल टॉप पर पहुंच सकते हो। आज मैं तो सौभाग्यशाली हुई, मैं और सर लोग के अंकल से मिलने को बात मिली। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास एक रियल टाइम स्टोरी है बच्चों, ये होती है सक्सेस। अगर ठान लिया ना कुछ, आज इंग्लिश हो सकता है आप मुंबई में रहते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये उस जमाने की बात है जब कोई सोर्स नहीं थी बात करने के लिए, चलकर पेड़ों से बात की। अगर जज्बा इतना मजबूत हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। और एक बात अंकल ने बहुत अच्छी की, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रिजा क्या है, और वो रिजा हाँ जो अंकल ने पाई भी। और हम सब बहुत खुश हैं आज के दिन आपके साथ, और थैंक यू वेरी मच अंकल, आपने इतना टाइम निकाला। आप कुछ आखिरी से जो आपने शेर पढ़ा है, हाँ उसी से मिलता जुलता ये शेर है, वही इसका मैसेज है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, हस्ती के मायने अपनी जिंदगी, मिटा दे अपनी हस्ती को, जो कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा माने बुलंदी चाहे, कोई मुकाम चाहे, कोई स्टेटस चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर, खाक माने मट्टी, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो तुमको अपना इतना समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, जब जाके कहीं एक शख्सियत बनती है, एक व्यक्तित्व बनता है। व्यक्ति तो हम सब हैं, लेकिन वो ईश्वर की देन होती है, ये तुम्हारी तपस्या होती है, त्याग होता है, बलिदान होता है, कुर्बानी होती है, जिंदगी के मरहलों से बहुत सारी चीजें छोड़कर जब तुम और तुम्हारी किताबें, तुम और तुम्हारा घर, तुम और तुम्हारा समर्पण, तब जाके सुमित सुमित बनता है, तो सगीर सगीर बनता है। मुझे फक्र है कि मैंने तुम्हारे बड़े भाई जो अभी अमेरिका में हैं, खैर बहुत बड़ी तो नहीं, 2-4-6 महीने हमने एक स्कूल चलाते थे जब उसको पढ़ाया। घर में तुम्हारे परिवार में कई बच्चे, तो उस शिक्षा के प्राइवेट ट्यूशन से हमको ज्ञान भी अर्जित होता रहा, और हमारी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते थे वो भी मिलते रहे। मुझे आप सब लोगों से, जो पैनलिस्ट हैं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, आपके दर्शन भी हुए, आपसे बातचीत भी हुई, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं भी एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा सर, जो आपका जर्नी था, इसमें एक चीज तो और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज ये भी जाता है कि अगर इतना ज्यादा जज्बा हो
जी अगर इतना आप सिंगल माइंडेड फोकस रहे आपका, जी तो सब सिस्टम, सब अपॉर्चुनिटी, सब आपको मिलेगा। जी आपको बस खुद पर भरोसा रखना है और अपने कदम पीछे नहीं हटाने। जी कैसे ना कैसे वो पूरा रास्ता बनता चला जाएगा। आप बिल्कुल किस भी परवरिश से स्टार्ट करें, किस जी भी परिवेश से स्टार्ट करें, पर बुलंदी के लिए आपको अपना वो धैर्य, अपना वो परसिस्टेंस, वो छोड़ना नहीं है। जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। बिल्कुल बहुत बात करने को दिल चाहता है, चाह रहे हैं, मगर मेरे को लगता है कि समय की भी अपनी एक सीमा है। Some other time, बिल्कुल if I get an opportunity to be with you, I राइट will certainly, narrate certain anecdotes, incidents, events of my life. Thank you once थैंक यू again. वेरी मच। Thank you very much. थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर।